जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकी हमले से पूरा देश दहल गया है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 6-7 आतंकी आते हैं जो वहाँ पर पर्यटक घूम रहे थे, उनसे उनका नाम पूछते हैं, आईडी कार्ड देखते हैं, उसके बाद हमला करते हैं। मौत का आंकड़ा है बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। पहले एक मौत की बात आई थी मगर अब आंकड़ा बढ़ गया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है। ऐसी घटना कश्मीर में हाल फिलहाल नहीं देखी गई जहां पर्यटकों को टारगेट बनाया गया हो। तो क्या कुछ खबर आ रही है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री ने उनसे बात की है। सरकार किस तरह का एक्शन लेगी, किस तरह की एसओपी होती है, इस पर डिटेल में बात करने के लिए मेरे साथ हमारे वरिष्ठ साथी आदित्य राज कौल मौजूद हैं। आदित्य जी, सबसे बड़ी बात तो यही कि इस तरह की घटना हाल फिलहाल में कश्मीर में देखी नहीं गई है और पर्यटक लगातार बढ़ रहे थे कश्मीर में, टूरिज्म लगातार बढ़ रहा था और इस चीज़ को सरकार खूब प्रचारित भी कर रही थी और लोग जा भी रहे थे, इसमें इस बात से कोई इनकार कर नहीं सकता। ये जो घटना आज हुई है इसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपके पास क्या डिटेल आई है? खासतौर पर जो आंकड़ों की बात है, शुरुआत में एक आंकड़ा आया, अब रिपोर्ट्स आ रही, आपने भी ट्वीट किया, मैंने देखा कि 27 मौतें। सही बात क्या है? देखिए, शुरुआत में आंकलन करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि मैं आपको बता दूं जहां पर ये आतंकवादी हमला हुआ है ये बैसरन करके जगह है पहलगाम में, और ये आप या तो ट्रैक करके जा सकते हैं या पर घोड़े पे जा सकते हैं। तो आखिरकार वहाँ पर होता क्या है कि रोज़ हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं और एक हॉर्स राइडिंग की तौर पे उधर ऊपर पहाड़ पे चढ़ते हैं और वहाँ पर छोटे छोटे दुकानें हैं, वहाँ पर आप मैगी खाते हैं, बेलपूड़ी खाते हैं, चाय वाय पीते हैं और ऐसा होता है। तो ये जो पर्यटक थे ये तमिलनाडु से, कर्नाटक से, हैदराबाद से, उड़ीसा से, गुजरात से और महाराष्ट्र से ज़्यादातर थे और वहाँ पर गए। वहाँ पर फैमिलीज थी, कपल्स थे, एंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ, और अचानक से 6 आतंकवादी वहाँ आते हैं। इन सबको घेरते हैं बंदूकों के साथ लैस और इनसे पूछते हैं कि आपके आईडी कार्ड्स दिखाइए। बहुत लोगों की पतलून भी निकालते हैं और उनसे चेक करते हैं कि आपका आईडी क्या है, क्या आप हिंदू हैं, क्या आप मुसलमान हैं। जो हिंदू वहाँ पर रहते हैं उन सबको एक एक, और वो भी मर्द ज़्यादातर, उन सबको एक एक करके गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है, मार दिया जाता है बुरी तरीके से। उसके बाद मुझे ये भी बताया गया, हालांकि उसकी पुष्टि बाद में होगी जब और जानकारी मिलती है, कि एक गुज्जर मुसलमान वहाँ का जो है वो कूदता है किसी को बचाने के लिए, तो उस गुज्जर मुसलमान को भी वो लोग मार देते हैं। इनिशियल रिपोर्ट्स ये आई थी कि एक पीसीआर कॉल गई, जो आमतौर पे होता है कभी भी कोई क्रिमिनल घटना घटती है, आतंकवादी हमला होता है, तो एक महिला ने एक पुलिस को एक पीसीआर कॉल किया जिसमें बताया कि मेरे हस्बैंड को आतंकवादियों ने मार दिया है, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल ले जाइए। और वो रो रही थी, बिलख रही थी। इसी पर जैसे ही कॉल आया वो इमीडिएटली जो है, ऐसे कॉल्स जो हैं इमीडिएटली सारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो मेन सेक्शंस हैं उनको दे दिया जाता है इमरजेंसी, और इमीडिएटली इंडियन आर्मी, जेएनके पुलिस और पैरामिलिट्री के यूनिट्स वहाँ पर कूच करते हैं और पैदल भी और घोड़े पर भी वहाँ पर जाते हैं इमीडिएटली, और विदिन 30 मिनट्स वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर देखते हैं एक भयभीन दृश्य, जो एक बहुत बड़ा पैच ऑफ लैंड है, वहाँ पर डेड बॉडीज पूरी तरीके से वहाँ पर बिखरी हुई हैं। तो ये 2-2 के बैचेस में 6 आतंकवादी अलग अलग साइड से आए, आईडीज चेक किए और देखा कि ये मुसलमान नहीं होने चाहिए, हिंदू होने चाहिए, और हिंदुओं को ही वहाँ पर टारगेट किया और मारा। और इसके बाद जो है अब धीरे धीरे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मुझे बताया गया है वो ये है कि 27 लोग मारे गए हैं, जिसमें ज़्यादातर या सब जो है मेल हैं। मुझे ये भी जानकारी आ रही है कि वहाँ पर फॉरेनर टूरिस्ट भी थे कुछ, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि वो भी इंजर्ड हैं या कैजुअलिटीज हुई हैं या नहीं हुई हैं। मुझे लगता है आज रात या कल तक पता चलेगा। गृह मंत्री आपको पता है अमित शाह वहाँ चले गए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जो अभी सऊदी अरब में हैं वो और गृह मंत्री के बीच में बातचीत हुई है और उन्होंने बोला कि आप वहाँ जाइए, अभी शोक का समय है, अभी हमें परिवारों के साथ खड़ा रहना है, वहाँ श्रद्धांजलि देनी है, और उसके बाद क्या कार्रवाई होगी वो आगे पता चलेगी। बिल्कुल, हमारे साथ कश्मीर से संवाददाता इरफान कुरैशी जुड़ गए हैं, थोड़ा उनसे जान लेते हैं। इरफान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इरफान तक आवाज जा रही है मेरी? जी इरफान, क्या है मौके के हालात? सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची, जैसे आदित्य बता रहे थे अभी कि बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूं और साथ ही साथ मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये हम पहलगाम में मौजूद है।
जहां पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की गाड़ियों की गश्त लग रही है। डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का श्रीनगर से पहलगाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें सीधे आप देख पा रहे हैं पहलगाम से। और कुछ देर पहले यहाँ आप काफ़ी कैबिनेट मिनिस्टर्स, खासतौर पर सकीना यत्तू और जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो पहुंचे, और साथ ही साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया गया था तुरंत इस हमले के बाद ही। लेकिन फिलहाल जो आधिकारिक रूप से इस पूरे हमले की जो खासतौर पर कैजुअलिटीज़ की बात करें या जो घायल हुए हैं लोग, उस की पुष्टि नहीं की गई। लेकिन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स और जो ऑफिशियल सोर्सेज से TV9 को लगातार जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 27 तक कैजुअलिटीज हो सकती हैं। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहले ही जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना हुए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गृह मंत्री का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद एक सुरक्षा बैठक भी किया जाएगा और इस पूरे इलाके में रेनफोर्समेंट रखा गया है। एक बड़ा हमला काफी समय बाद, खासतौर पर एक सॉफ्ट टारगेट कह सकते हैं, पर्यटन स्थल पहलगाम में टूरिस्ट को बनाया गया। और इस हमले की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो कश्मीर रेजिस्टेंस जो TRF का एक ऑफशूट संगठन माना जाता है। TRF लगातार इस तरह के सॉफ्ट टारगेट्स कश्मीर घाटी में करते आया है और इस बार एक बड़ा हमला बयसर इलाका जो ठीक मेन टाउन पहलगाम से कुछ ही दूरी पर है। ट्रांसपोर्टेशन की एक्सेस इस इलाके में नहीं है क्योंकि ये मिडोज का इलाका है और कहीं ना कहीं रैकी करके इस इलाके को मिलिटेंट्स ने चूज किया है। उसके बाद वहां पर ये वारदात अंजाम दी क्योंकि ये इलाका जंगल से सटीक वाला है और वहां से एस्केप रूट भी आतंकियों को मिल चुका होगा। लेकिन फिलहाल सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में घेराबंदी रखी है। जगह जगह पर नाके भी है राष्ट्रीय राजमार्ग पर और कोशिश ये है कि जो टूरिस्ट है उन्हें सेफ रखा जाए। श्रीनगर से जो भी टूरिस्ट का प्लान पहलगाम की ओर था उन्हें वापस भेज दिया गया और पहलगाम से भी कोशिश की गई कि जितने भी टूरिस्ट मौजूद है जो वापस लौटना चाहते हैं उन्हें यहाँ से इवैक्यूएट किया गया, निकाला गया। बाकी फिलहाल टूरिस्ट के लिए हालांकि कुछ फोन नंबर एज एडवाइजरी भी जारी किया गया साउथ कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और अगर किसी टूरिस्ट को कोई दिक्कत है तो वो उस नंबर पे फोन कर सकते हैं। प्रशासन फिलहाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन अनंतनाग में तमाम तैयारियां कर चुके हैं क्योंकि देश के गृह मंत्री भी जम्मू कश्मीर में मौजूद होंगे। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग है वहां पर जख्मियों का ट्रीटमेंट चल रहा है। कैजुअलिटीज की पुष्टि कुछ ही देर में होगी। साफ तौर पर यह बड़ा हमला खासतौर पर उस समय जब कश्मीर घाटी में पर्यटन अपने उरूज पे था, बैक टू बैक पिछले वर्षों का रिकॉर्ड लगातार टूट रहा था। बड़ी संख्या में पर्यटन जो है वो कश्मीर घाटी में फल फूल रहा था। ये एक हमला न केवल पर्यटकों पर है बल्कि कश्मीर पर है, कश्मीरियों पर है क्योंकि लगातार इस तरह के हमलों से कश्मीर का पर्यटन जो है वो प्रभावित होगा, जिसके चलते आम लोग भी लगातार इस हमले के बाद चिंता जाहिर कर रहे हैं। जी इरफान, बहुत धन्यवाद, आपने जो अपडेट्स दी हमको। और इरफान, आप आज सुन रहे थे जो बात बोल रहे हैं, मुख्य तौर पर जो आप भी बोल रहे थे कि वो टेरेन इस तरीके की है तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है प्रॉपर रेकी की गई होगी कि ऐसी जगह पे हमला करो जहां सुरक्षा बल तुरंत ना पहुंच पाए और भागने का एस्केप रूट उतना नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं पर उनके लिए पॉसिबल था। बिल्कुल सही बात है। जो लोकल आतंकवादी वहाँ पर हैं, जिसको हम ओवरग्राउंड वर्कर्स भी कहते हैं, OGW, वो बहुत बारीक जगहों को पूरी तरीके से मैपिंग कर लेते हैं। वो देख लेते हैं पहले से रेकी करके कि कहाँ टूरिस्ट आ रहा है, कहाँ टूरिस्ट रुकता है, हमारे लिए एस्केप रूट क्या रहेगा। और इसमें कह रहे हैं कि कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी भी हो सकते हैं, तो जानकारी आगे मिलेगी कि कैसे क्या होगा। लेकिन मैं आपको सौरभ एक चीज़ बता दूं कि पिछले 20-25 वर्ष से हमने इतना जो है बड़ा आतंकवादी हमला कश्मीर में नहीं देखा है। हमने पुलवामा ज़रूर देखा है लेकिन उसमें CRPF जो है इन्वॉल्व थे सिविलियंस के खिलाफ। एक मैं कहूँगा कि मानवाधिकारों का हनन तो एक चीज़ हुआ, लेकिन एक पूरी तरीके से एक मैसेकेयर कर देना, एक पूरी तरीके से लोगों को मार देना जो टूरिस्ट वहाँ पर आए हैं, ये एक चेंज इन स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की। हमने 95 में देखा था कि एक फॉरेन कुछ विजिटर्स आए थे, उनको किडनैप किया था, उसमें से कुछ लोगों को मारा गया था, कुछ लोगों को छोड़ दिया था। उसके बाद हमने 2000 में देखा जब बिल क्लिंटन यहाँ आए थे, छठी सिंह पूरा हुआ और करीबन 35 हमारे सिख भाइयों को वहाँ पर मार दिया क्योंकि वो इंडिया की बात करते थे, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे। और उसके बाद छोटे छोटे अटैक्स होते रहे। ये जो आइडेंटिटी वाले हैं कि हिंदुओं को चुनो, सिखों को चुनो, क्रिश्चियंस को चुनो, चुन चुन के मारने वाली जो एक्टिविटी है 90 से हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ये बहुत सालों की बात हुई। बिल्कुल, आपने जो चितसिंहपुरा नरसंहार का जिक्र किया उसमें बिल क्लिंटन आए हुए थे। बिल्कुल, उसमें वो प्रेसिडेंट और आज JD वैंस यहाँ पर। हाँ, ये जो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा इस बात की बड़ी चर्चा है
कि ये क्या दर्शाता है कि भाई आप एक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए, हमला हो गया, और पहले सन 2000 में जब आए थे बिल क्लिंटन तब हुआ था, तो मतलब कि ये चीज़ एक प्रॉपर प्लानिंग प्लॉट सा हो गया कि होगा जब आएगा कभी? बिल्कुल, इसकी प्लानिंग बहुत टाइम से हो रही होगी। पाकिस्तान आईएसआई और आर्मी इसको पूरी तरीके से प्लान और कैलकुलेट कर रहा होगा। और मैं आपको संक्षेप में कुछ ऐसे नज़रिए बताऊं कि क्यों ये पाकिस्तान के नज़रिए से हुआ है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। पहली स्ट्रैटेजी ये है कि पिछले कई सालों में हमने देखा कि टूरिज्म ग्राफ जो कश्मीर का पूरी तरीके से बढ़ा है, हमने लाखों में नहीं करोड़ों में देखा कि टूरिस्ट वहाँ पर आए, ट्रैफिक जैम हुए, होटलों में जगह नहीं, फ्लाइट्स ओवर बुक हो रही हैं, और डोमेस्टिक तो आ ही रहे हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी अब आ रहे हैं। और एक नैरेटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पर बनाया कि नॉर्मलसी आ गई है, आतंकवादी हमले बहुत ही कम हो गए हैं, इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई है, रेडिकलाइजेशन कम हो गई है, आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है, स्पोर्ट्स, फुटबॉल और बाकी चीज़ें वहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो ये नॉर्मलसी का जो एक नैरेटिव था जम्मू कश्मीर में सरकार का, इसको ध्वस्त करने के लिए, इसको पूरी तरीके से नकारने के लिए, बस्ट करने के लिए पाकिस्तान ने ये हमला किया, और बताने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि जो पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है, जो आतंकवाद है, जो टेररिज्म है, जिसको जिहाद भी ये लोग कहते हैं, वो अभी भी जिंदा है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ पाकिस्तान इसमें चाहता है वो है कि इंटरनेशनल अटेंशन हमको मिले, और वो इंटरनेशनल अटेंशन तभी मिलेगा जब जेडी वैंस यहाँ पर हैं, हिंदुस्तान में यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, सबसे इतना बड़ा मुल्क, इतना पावरफुल मुल्क, और डोनाल्ड ट्रंप के नंबर 2 हैं। उसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो सऊदी अरब में हैं, जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा जो है देश तो है ही, लेकिन मक्का मदीना वहाँ पर है, और वहाँ पर जद्दा में उनका स्वागत हो रहा है। सऊदी अरब इंडिया के साथ ताल्लुकात ज़्यादा चाहता है। पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेटेड है कि जो मुस्लिम मुल्क भी हैं, चाहे वो सऊदी हो, यूएई हो, कुवैत हो, जितने भी मिडिल ईस्ट में हैं या बाकी हैं, इंडोनेशिया हो और मालदीव्स हो, वो सब चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड करें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, वहाँ के लोग यहाँ आए, और पाकिस्तान को एक अलग थलग कर दिया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड है। और आखिर में जो सबसे प्रमुख तीसरा रीज़न है वो है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर एज अ पाकिस्तान आर्मी चीफ पूरी तरीके से विफल रहे हैं एक कंट्रोल करने में सिचुएशन। आप देखिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में क्या हो रहा है। आपने जो है एक पूरी ट्रेन को देखा कि उनको अगवा कर दिया गया। रोज पाकिस्तान आर्मी और फ्रंटियर कोर पे हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनवा में भी। उसको छिपाने के लिए ये पूरा अटेंशन उन्होंने डिफ्लेक्ट कर दिया कश्मीर की ओर, फिर से लोगों को बताने के लिए कि कश्मीर में ये प्रॉक्सी वॉर जिंदा है और हम तो देख लेंगे क्या जो हो रहा है, कश्मीर में आप अटेंशन जो है करिए। असलियत तो ये है कि जम्मू कश्मीर तो प्रोग्रेस की राह पे धीरे धीरे जा रहा है 370 के बाद, लेकिन पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है। और पाकिस्तान ने जो कब्जा किया है कश्मीर पे और गिलगित बल्तिस्तान पे, वहां की सिचुएशन सौरभ अगर आप देखेंगे, वहां मानवाधिकारों का हनन तो होता ही है, मैं तो कहूंगा मानवाधिकार है ही नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं वो भी उनको नहीं मिलते, वहां वोट नहीं डाल सकते ठीक से, वहां बिजली की कीमतें एकदम अपनी चरम सीमा पे हैं, और बिल्कुल जो बेसिक राइट्स हैं वो नहीं है। जो पंजाबी वहाँ की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आ रही है। और आसिम मुनीर की जो रिसेंट स्पीच थी जिसमें उसने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम अलग हैं, पूरा फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा था। एंटी हिंदू, एंटी इंडिया जो पूरा रेटरिक था, रैंट था, वो मैं कहूँगा स्पीच जो थी आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ की, वो एक पहल थी, वो एक डायरेक्शन था, वो एक इंस्ट्रक्शन था पाकिस्तान में जिहादी आतंकवादी जो पाकिस्तान के हैं, उनके पालतू, उनको बताने के लिए कि अब मौका आ गया है 2025 की समर में, अब आप जो है हमला करिए। बिल्कुल, मगर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे ये होना ही था, होना था। हाँ, तो इसको फिर क्यों ना भारतीय इंटेलिजेंस का फेलोर भी माना जाए? बिल्कुल माना जाएगा। मैं पुलवामा के बाद भी मैंने लिखा भी था और बोला भी था कि देखिए आप इस चीज़ को छिपा नहीं सकते। आपका सिक्योरिटी ग्रिड बहुत मजबूत है जी। आपने इन्फिल्ट्रेशन रोकी है, आपने रेडिकलाइजेशन में कमी लाई, आपने ऐतिहासिक 370 को हटा के भी दिखाया और कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई लोकल्स की। जो स्टोन पेल्टिंग होती थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती थी, वो सब नहीं होती। जो एनकाउंटर रोज हम 2-2 एनकाउंटर देखते थे, वो सब नहीं होता। लेकिन जब इतना बड़ा आतंकवादी हमला होता है तो ये इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी का फेलियर तो है ही। अब गृह मंत्री वहां पर हैं, प्रधानमंत्री कल वापस आएंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री भी वहां जाएं या जो विक्टिम्स हैं उनसे मिलें, संवेदना व्यक्त करें। लेकिन संवेदना तो एक चीज होती है जी। असली है कि आपका प्रहार क्या होगा, अब आपका जवाब क्या होगा। पूरे देश को इसका इंतजार होगा, मुझे पूरे देश को इंतजार होगा। 2 चीजें मुझे लगता है कि अब होंगी। पहली चीज ये कि एक कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी होता है, CCS।
सीसीएस की मीटिंग मुझे लगता है अगर प्रधानमंत्री कल शाम तक ही आ जाए तो हो सकता है कल शाम को ही सीसीएस की मीटिंग हो, और सीसीएस में प्रधानमंत्री को बताया जाएगा कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। उससे पहले, सीसीएस से पहले एनएसए अजीत डोवाल जो है उनको ब्रीफिंग करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स इसकी तौर क्या है। और सीसीएस के बाद जो तीनों मिलिट्री चीफ हैं, जो आईबी और रॉ के हेड हैं और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रमुख हैं और वहाँ के जो मिलिट्री लीडर्स हैं, उन सब से मीटिंग होगी एक कॉन्फिडेंशियल, और तब ये डिस्कस किया जाएगा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। और सौरभ, आखिरी बात मैं ये बता दूं कि जब उरी में इंडियन आर्मी के खिलाफ हमला हुआ, 19 से 20 हमारे जो लोग हैं शहीद हुए, उरी में, नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है, तब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। जब पुलवामा के हमला हुआ, 40 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान जो हैं शहीद हुए, उसके बाद हमने बालाकोट किया, जैश ए मोहम्मद का जो कैंप था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। ये क्या होता है कि टेक्निकल पार्लेंस में या टेक्निकल जो स्ट्रेटेजिक बातचीत मैं आपसे कर रहा हूँ उसमें एक एस्केलेशन लैडर होती है, और ये एस्केलेशन लैडर अभी बालाकोट पे है। और अब जब ये हमला हुआ जिसमें आपने 25 सिविलियंस को मार दिया, हो सकता है ये आंकड़ा 30 को भी पार कर जाए, और ये बहुत बड़ा एक आतंकवादी हमला है। ये आपको इकोनॉमिक जो है अटैक तो होगा ही कश्मीर पे, टूरिज्म इंडस्ट्री पे, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे, इंडिया की डेमोक्रेसी पे, इंडिया की सरकार पे और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के लोगों पर यह हमला किया गया है। तो इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा, और जो भी जवाब होगा वो डिप्लोमेटिक नहीं होगा, वो मिलिट्री जवाब होगा और बालाकोट से ऊपर ही होगा। बिल्कुल। लश्कर तैयबा का बताया जा रहा है रोल, इसने जिम्मेदारी ली है इस पूरे हमले की, ऐसी बात भी है? मैं आपको दो चीज़ें बताऊं। लश्कर तैयबा का एक टीआरएफ एक फ्रंट है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने जिम्मेदारी ली है। लश्कर तैयबा के आका हमको पता है कौन है, हाफिज सईद, और उन्हीं का पालतू तहव्वुर राना अभी अमेरिका ने हिंदुस्तान को सौंपा था, उसकी इंट्रोगेशन अभी चल रही है। उससे भी पाकिस्तान तिलमिलाया होगा, क्योंकि उसके जो सब आका हैं वो आज से 25 साल पहले हमला हुआ, और उसके जो आका हैं वो पाकिस्तान आर्मी में अभी सीनियर पोजीशंस पे होंगे, तो वो सब भी देख रहे होंगे कि इंडिया अभी क्या करेगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जब 26/11 का हमला हुआ तब सरकार को मिलिट्री और इंटेलिजेंस ने बताया कि हमारे पास एक ऑप्शन है, मुरीद के में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, हमें उस पर अटैक करना चाहिए और हाफिज सईद को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन तब की सरकार ने कैलकुलेटेड गेस लिया कि हम जंग नहीं चाहते या हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते, तो हम कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। लेकिन अब मुझे लगता है मौका है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लश्कर तैयबा पे हमले करिए या मुरीद के पे हमला करिए, लेकिन आपको ऐसा एक सटीक जवाब देना पड़ेगा कि मैसेज जो है पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जाए कि अगली बार आप ऐसा आतंकवादी हमला जो है सोच नहीं सकते। हमने पुलवामा के टाइम पे भी ये बात की थी कि बालाकोट के बाद शायद पाकिस्तान 2 बार सोचे, लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा कि ये ऐसा पाकिस्तान है, इसे लोग मर जाएं, पाकिस्तानी लोगों में भूख से मर जाएं, भूखमरी हो, प्राइस राइज हो, इकोनॉमिक कोलैप्स हो, आतंकवादी हमला, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो एक ही ट्रैक है कि पाकिस्तान आर्मी एक इंडस्ट्री है, कॉरपोरेट हाउस है, वो पाकिस्तान आर्मी का ग्रोथ होता रहे, लोगों को ज़मीनें, जायदाद, फार्म हाउस जो हैं, गाड़ियाँ, महंगी शोहरत, बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में विजिट, ये सब होता रहे, वो उनका फोकस है। वो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहते। तो जो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहता, जो चाहता ही नहीं कि अपने लोगों की तरक्की हो, उनका एक टारगेट है जिहाद और इस्लामी आतंकवादियों को आगे बढ़ाना और यहाँ पर लोगों को पूरी तरीके से मारना। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में भी लोगों में अब ये रियलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान की वजह से कितना इकोनॉमिक लॉस अब होगा कि लोग जो हैं एटलीस्ट अगले 6 महीने 1 साल तक कश्मीर जाने से डरेंगे। बिल्कुल, मैं इस विषय में आपसे बात करना चाहता था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो दौर आया था जब लोग शांति से जा रहे थे कश्मीर, लगातार विजुअल्स आ रहे थे, लगातार अपडेट्स हम तक आ रहे थे कि जिस तरीके से टूरिज्म बढ़ रहा है, पर्यटक बढ़ रहे हैं, और उसका जाहिर तौर पर फ़ायदा कश्मीर के लोगों को ही मिल रहा था, वहाँ पे रोज़गार बढ़ रहा था, वहाँ की इकॉनमी ग्रो कर रही थी। तो ये झटका कश्मीर के लोकल्स के लिए ज़्यादा बड़ा रहेगा, मुझे लगता है बहुत बड़ा। जो त्वरित झटका जो उन परिवारों ने झेला है वो तो झेला ही है, कैसे उभरेंगे इससे? मैं आपको ये भी बता दूं सौरभ कि पिछले साल, हालांकि मैं रिपोर्टिंग जो है कश्मीर पे पिछले 20 साल से कर रहा हूँ जी बिल्कुल, और करीबन मैं 50-60 से ज़्यादा बार कश्मीर जा चुका हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ जो है एज ए कश्मीरी में पहली बार जो है पिछले साल जून में वहाँ पर गया, और मैं पहलगाम गया और बैसरन भी गया, और इसी इलाके में मैंने पूरा परिवार के साथ जो है ट्रैवल किया, और मैंने खुद देखा अपनी आंखों से हज़ारों की तादाद में, मतलब ट्रैफिक जैम हो रहा था, मुझे 3-4 घंटे लगे श्रीनगर से पहलगाम पहुँचने में, और बहुत लोग एंजॉय कर रहे थे,
कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बारिश पड़ रही थी, बहुत मौसम सुहाना, अच्छा मौसम था। आप देखिए ऑर्डिनरी इंडियन खुशहाली के लिए, परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने के लिए वहाँ आता है और वहाँ पर लोकल्स भी उनको सर्व कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। जो गाड़ी का ड्राइवर है, जो वहाँ पर स्टॉल्स लगाने वाला है, जो टूरिज्म की एजेंसी है या सरकार है, सबको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आप अचानक से ऐसा हमला कर देते हैं और पूरी स्थिति को पूरी तरीके से बिगाड़ देते हैं। अब पाकिस्तान पे तो कुछ ना कुछ अटैक होगा ही, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिया जाएगा, लेकिन बीच में पाकिस्तान जो कहता है हम कश्मीरियों की आवाज़ हैं, हम कश्मीरियों का, उन्हीं का कश्मीरियों को ख़त्म कर रहे हैं पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहता, ये उन कट्टरपंथियों को भी देखना पड़ेगा कश्मीर में जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं कि भाई पाकिस्तान आपकी आवाज़ कभी नहीं बनेगा। पाकिस्तान का सेल्फ इंटरेस्ट है और पाकिस्तान का सेल्फ इंटरेस्ट यही है कि जितना आतंकवाद पड़ेगा उतना उनका डिफेंस का जो इक्विपमेंट आएगा, पैसे कमाएंगे, करप्शन होगा और पाकिस्तान आर्मी का बोलबाला पाकिस्तान में रहेगा। क्योंकि कश्मीर अगर सॉल्व हो गया तो पाकिस्तान आर्मी को कुत्ता नहीं पूछेगा वहाँ पर पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान आर्मी की जो रणनीति है वो यही है कि बलूचिस्तान केपी के हो रहा है तो हम पूरा अटेंशन डिफ्लेक्ट और डाइवर्ट कर दें कश्मीर की ओर। इससे पूरा इंटरनेशनल अटेंशन आएगा और हमको भी लोग पूछेंगे कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमले, आतंकवादी जो है गुट हैं जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा, लेकिन पाकिस्तान को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो कई सालों से ये नीति अपना रहा है और पाकिस्तान आर्मी खुद उनको शह देती है। तो पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन का एक और कारण ये भी है सौरभ, जो हमने डिस्कस नहीं किया, कि जो अननोन गनमैन है, मैं आपको कहूँगा कि अननोन गनमैन बहुत पाकिस्तान में पिछले 3 साल से एक्टिव हैं। ये किसी को नहीं पता कि ये अननोन गनमैन कौन है जी। और ये आतंकवादियों पर मार रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी का कोई आतंकवादी से जुड़ा हुआ उसको मार रहे हैं। कराची में कोई IC-814 से आतंकवादी हमले से जुड़ा है उसको मार रहे हैं। अभी हाफिज़ सईद का एक बहुत ही करीबी था अल सिंधी आतंकवादी, उसको मार दिया। तो पाकिस्तान ये फ्रस्ट्रेटेड है और तिलमिलाया हुआ है। ये अननोन गनमैन कहाँ से आ गया, जिसको पाकिस्तान में ये लोग कहते हैं अफराद करके, गुमशुदा अफराद या ऐसे कुछ करके नाम बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और जो पाकिस्तान आर्मी चीफ की स्पीच भी थी वो खुद बताती थी कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है जब उनने बोला कि कश्मीर हमारा शाहरग है, हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे। तो लड़ने की तो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद फैलाने की है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान, भारत सरकार भी एक कड़ा जवाब जरूर देगी। लास्ट मेरा सवाल है, इंटरनेशनल रिएक्शन क्या आ रहा है? क्योंकि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट देश में है, इजराइल का रिएक्शन मैंने देखा और उनका ट्वीट भी आया है एम्बेसडर का। इंटरनेशनल क्या रिएक्शन आ रहा है? देखिए, अभी सिंगापुर और इजराइल का मैंने देखा कि कंडेमनेशन इमीडिएटली आ गया है और आने वाले कुछ घंटों में मुझे लगता है अमेरिका से, संयुक्त राष्ट्र से, वेस्टर्न मुल्कों से, इंडिया के नेबरहुड से, हर जगह से कंडेमनेशन आएगा। जो आतंकवाद की ये लड़ाई हिंदुस्तान की है, इसमें सब देश, ज़्यादातर देश हिंदुस्तान का सपोर्ट करते हैं, ये पूरी तरीके से तय है। और अब मुझे लगता है कि ऐसा वक्त भी है कि डोनाल्ड ट्रंप है वहाँ पर और इंडिया को जो भी कार्रवाई करनी होगी उसमें अमेरिका का पूरी तरीके से समर्थन रहेगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आदित्य जी इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरा हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि क्या मौजूदा हालात हैं, घटना किस तरीके से घटी, भारत सरकार, गृह मंत्री वहाँ पर पहुँच गए हैं, वो किस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। साथ ही ये जो घटना घटी है इसके पीछे पाकिस्तान के क्या हित हैं, किस तरीके से अटेंशन लेने के लिए ये घटना की है भारत में। अब भारत का क्या स्टैंड रहेगा, भारतीय सरकार, भारतीय सेना इसका किस तरीके से जवाब देगी, ये देखने वाला होगा। हमें भी इंतज़ार है किस तरीके से इसका माकूल जवाब दिया जाए, ज़ोरदार जवाब दिया जाए, जो याद रखा जाए। पाकिस्तान वाले इसके जवाब को याद रखें। जो अपडेट इस मामले से जुड़ा अब तक हमारे तक था, अब तक पहुँचाया, फिर आएगा, फिर अब तक हम ज़रूर हाजिर होंगे। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।